गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर आबिद और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि ज्योग्राफी का सफ़र होगा वो मेरे साथ ही शुरू होने वाला है आपका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज एक ख़ास टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस लगातार हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं उसको कैसे हम समझें, कैसे कुछ एक ट्रिक्स के माध्यम से ये पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको हम याद कर लें, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान हो जाए और हमारे लिए वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब हम बैठते हैं तो वो भी बहुत आसान हो जाए। सो आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी में मेनली दो ब्रांचेस हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में मेनली 3 से 4 चीज़ें हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी, नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी, नंबर 3 ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी के बाद हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। क्या दोस्तों? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इसके अलावा भी कुछ और डिस्कस हम कर सकते हैं जिसको हम जनरली बायो ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बायो ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। सो ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा ज्योग्राफी का। सो आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में मैं आपसे बोलूं कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी में जनरली हम 3 ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? 3 ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। ये 3 ऑर्डर्स जिसके अंदर ओशन और कॉन्टिनेंट शामिल हैं, नंबर 1 है। इन ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पर जो सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जिसमें माउंटेन हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं और ओशन के अंदर जाएंगे ट्रेंचेस हैं, रिजेस हैं, ये हमारे सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म हैं। थर्ड ऑर्डर के लैंडफॉर्म होते हैं माइक्रो लैंडफॉर्म। क्या होते हैं? माइक्रो लैंडफॉर्म। इन माइक्रो लैंडफॉर्म्स को हम इस आधार पर समझ सकते हैं जो डिफरेंट एजेंट होते हैं, जैसे कि विंड, जैसे कि हो सकता है सी वाटर, सी हो, ग्लेशियर हो, ईटीसी। इनके थ्रू भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जियोमॉर्फोलॉजी में अध्ययन किए जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स हैं। इन डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स में आप समझेंगे कि 2 चीजें लगातार काम कर रही हैं। एक तो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस मतलब होता है आंतरिक हलचल, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में भी हलचल लगातार होती रहती है। यह आंतरिक हलचल हो सकता है बहुत सारे कारणों से होती हो। इन सभी कारणों को हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे और देखेंगे आखिरकार ये माजरा क्या है। दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि लगातार पृथ्वी पर हवा एक जगह से दूसरी जगह बहती है, पानी बहता है, समुद्र भी लगातार मोबाइल कंडीशन में हमें दिखाई देता है। हर एक चीज कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन पर कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से तरह तरह के लैंडफॉर्म्स हमारे सामने बनते हैं, तरह तरह के लैंडफॉर्म्स।
ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये यहाँ ज़्यादा काम करेगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इस बात के लिए भी थोड़ा सा गौर कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं डेनुडेशन, यानी कि जनरली इसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डेनुडेशन। क्या यूज़ करते हैं? डेनुडेशन। डेनुडेशन को समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम इसमें यूज़ करते हैं वेदरिंग। क्या करते हैं? वेदरिंग। अगर वेदरिंग को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो हम इसमें यूज़ करते हैं इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी अच्छे डिटेल समझना चाहते हैं तो इसको बता दूं कि जनरली एक वर्ड यूज़ किया जाता है मास वेस्टिंग, ठीक है, जो लगातार इससे जुड़ा हुआ होता है। इन चीज़ों को हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। कॉन्टिनेंट एंड ओशन, माउंटेन, हिल्स, ठीक है, प्लेन, ट्रेंच और ठीक है रिजिस, ये एंडोजेनेटिक का पार्ट है। क्या है? एंडोजेनेटिक। अब इसी एंडोजेनेटिक फोर्सेस को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहें तो हमें समझ में आता है कि पृथ्वी में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। इसी चीज को समझते हुए थोड़ा सा इसके चारों ओर घूमते हुए एक शानदार टॉपिक है आपके एग्जाम में जो लगातार जहां से क्वेश्चंस आते हैं, लगातार क्वेश्चंस आते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसकी? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, या मैं कहूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को या इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं कहूं कि हम धरातल पे खड़े हैं, ये सवाल हमारे जहन में आता है, आना भी चाहिए, कि जब हम सपोज करो कि हम ऊपर तो जाते हैं हवा में, तो वहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, एवरीथिंग हमें हल्का या कहें चेंज होता हुआ नजर आता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे हम पृथ्वी की गर्भ में जाने की कोशिश करें या उसके कोर वाले हिस्से में जाने की कोशिश करें तो हमें क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे? क्या क्या चेंजेस हमें नजर आते हैं? क्या हमें कोई टेम्परेचर में चेंज नजर आता है, या हमें डेंसिटी में कुछ नजर आ रहा है, या प्रेशर में नजर आ रहा है, या ग्रेविटी में नजर आ रहा है, या रॉक के कंपोजिशन में कुछ नजर आता है, या उसके स्ट्रक्चर में कुछ नजर आता है? कैसे हम इस चीज को ठीक है समझ सकते हैं, या फिर हमें क्या क्या वहां पर एक तरह से इतने सारे चेंजेस नजर आते हैं या आ भी रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसी को हम समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से। मुझे लगता है जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली दो बातों का ध्यान रखना है, दो बातों का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जरूरी है कि whenever we talk about the interior structure of the earth we have to discuss the sources। क्या डिस्कस करने हैं? सोर्सेस। और जब कभी हम सोर्सेस की बात करते हैं तो इन सोर्सेस में आपके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हैं, ठीक है, एक है डायरेक्ट, क्या है? डायरेक्ट सोर्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, कि कैसे हम इसको समझें? क्योंकि अक्सर आपने एक इमेज जरूर देखी होगी इंटरनेट वगैरह पर, या फिर अपनी किसी बुक के अंदर आपने देखी होगी, कुछ इस तरह से आपको एक इमेज नजर आती है कि जिसके अंदर एक छोटा सा स्लाइस, मान लीजिए पूरी पृथ्वी गोल है, वहां से मैंने एक स्लाइस ऊपर से ले लिया है, तो ये जो स्लाइस एक नजर आ रही है, ठीक है, इसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं। लेकिन ये जो एक स्लाइस के तौर पे एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम या एक फोटो के तौर पे जो अभी आपको नजर आ रहा है, ये आखिर दिखता कैसा है, ये है कैसा, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से हमारे समझ में आ रहे हैं, और कैसे हम पता करें कि इसका जो स्ट्रक्चर है हूबहू ऐसा है या वो दिखता कैसा है? ये आने वाले जो भी क्लासेस होंगी इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे कि किस तरह से इस चीज को हमें समझना है। अभी फिलहाल हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना। जब कभी हम डायरेक्ट सोर्सेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डायरेक्ट सोर्स।
डायरेक्ट सोर्सेस की हम बात करते हैं तो इस डायरेक्ट सोर्सेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे सामने रॉक्स। क्या आता है? रॉक्स। ठीक, जब अगर हम रॉक्स की बात करते हैं, देखिए पूरा का पूरा एक टॉपिक है रॉक्स का, लेकिन रॉक्स जो है, चट्टाने जो है, एक बहुत बड़ा सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स में काउंट होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं, जब रॉक्स की बात करते हैं तो ये एक साइकिल के तौर पे हमें समझ में आता है। कैसे? साइकिल के तौर पे समझ में आता है। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप नोटिस करेंगे, ठीक है, कि यहां पर आपको प्राइमरी क्या है, प्राइमरी रॉक्स नजर आएंगे। दूसरा आपको सेकेंडरी रॉक्स नजर आएंगे, और तीसरा है आपको, ठीक है, आप टर्शरी कह लीजिए या फिर मेटामॉर्फिक रॉक कह लीजिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो रॉक्स हैं, इनके आधार पर भी हम स्टडी कर सकते हैं कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर किस तरह से रहा होगा, क्योंकि मेनली अगर हम इनका कंपोजिशन देखते हैं या स्ट्रक्चर देखते हैं तो या तो ये अल्ट्रामैफिक रॉक होंगी या मैफिक रॉक होंगी, यानी कि कुछ में आयरन के कंटेंट होंगे, किसी में आयरन के कंटेंट नहीं होंगे। चलिए, एक हमारे पास डायरेक्ट सोर्स के रूप में ये मौजूद है। दूसरा सोर्स हमारे पास जो नजर आता है वो है वोल्केनिक इरप्शन। क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। जैसा कि आप जानते हैं, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, क्या है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसके अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वोल्केनो का जो सोर्स ऑफ मैग्मा है, या तो वो एस्थोनोस्फीयर वाली कैटेगरी में जाता है या मेंटल से आता है। तो वहां से गर्भ से निकलने वाली चट्टानें, उनके कंपोजिशन के आधार पे भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर कुछ किस तरह से या किस तरह का जो माहौल है। वोल्केनिक इरप्शन आप देखेंगे कि यहाँ से नंबर ऑफ चीजें इरप्ट होती हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे यहाँ पर वाटर वेपर, सबसे ज्यादा कंटेंट इसकी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्लोराइड, और नंबर ऑफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट गैसेस वहां से रिलीज होती हैं। इसके अलावा कुछ तरह तरह की चट्टानें भी यहाँ से आपको निकलती हुई नजर आती हैं, जैसे कि लैपली, ठीक है, और मटर टाइप का लैपली है, और एक तरह से ऐश, डस्ट, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चट्टानें जो वहां से, मतलब जो वो एक तरह की बारीक बारीक चट्टानें जो वहां से रिलीज होती हैं। सो वोल्केनिक इरप्शन भी एक बेहतर सोर्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। जैसे अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले इथोपिया में हलीगुबी कुछ ऐसा एक वोल्केनो है, ठीक है, जो इरप्ट हुआ है हाल ही में, और कह रहे हैं साइंटिस्ट जो भी हैं, जियोलॉजिस्ट वगैरह, कि 12,000 साल के इतिहास में पहली बार वो इरप्ट हुआ है, पहली बार इरप्ट हुआ है, और उससे इतनी बड़ी तादाद में ऐश निकला है, यानी कि राख निकली है, कि वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रही है। यानी कि लाल सागर क्रॉस है, फिर अरब सागर, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में वो दस्तक दे रही है, जिससे बड़े उत्तर और पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में ये राख गिर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिसमें एक है फ्लाइट्स का, यानी कि एरोप्लेन वाली जो जितनी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये हमारे रॉक्स वाला सिस्टम है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस हम इस तरह से समझ सकते हैं, और बेहतर समझने के लिए आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि जब वॉल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं तो यहाँ से, ठीक है, जो भी लावा, ठीक है, हम के रूप में बाहर आ रहा है, उनको भी स्टडी किया जा सकता है कि अंदर किस प्रकार की चट्टानें हो सकती हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, एसिडिक लावा निकल रहा है या बेसिक लावा निकल रहा है, किस प्रकार का लावा है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक सोर्स काउंट होता है, उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग। क्या है? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग को आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक तो डीप ओशनिक ड्रिलिंग आजकल ऐसे चल रहा है, समुद्रों में बहुत गहराई पर डीप ओशनिक ड्रिलिंग का जैसे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसे हम कहते हैं माइनिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? माइनिंग कहते हैं। अब इस माइनिंग को आप देख सकते हैं कि एक जोहानिसबर्ग है साउथ अफ्रीका में, आप वहाँ देखेंगे कि अब तक करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास का वहाँ पर माइनिंग हो चुकी है, गोल्ड निकालना है वहाँ। तो इस चीज़ से भी, इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि क्या वहाँ चल रहा है। एक जगह और है, वो ड्रिलिंग वाले प्रोजेक्ट में आता है, आई थिंक साइबेरिया में है वो,
तो वहां लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास का भी ड्रिलिंग हो चुका है। लेकिन उसके बाद या 4 किलोमीटर के बाद का जो कंडीशंस होता है वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है, और इतना ज़्यादा चैलेंजिंग है कि अभी भी हमारे पास जितना भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी इनफ नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए अंदर का स्ट्रक्चर या उसकी चीज़ों को झेलने के लिए। मीन्स वी आर स्टिल अनेबल टू ड्रिल मोर देन 20 किलोमीटर्स। मतलब अभी भी हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है। बेशक हम चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर पहुंच चुके हैं, मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक सतह में जाने के लिए अभी भी हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डायरेक्ट सोर्सेस में तो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, चट्टानें तो हमारे पास अवेलेबल हैं। इन चट्टानों को आप कोई भी किसी भी तरह से स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो इग्निस चट्टानें हो जिन्हें प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स हों, थर्ड वन यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हों। उनके कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी जज कर सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी बनी होगी, कितनी भारी है, कितनी हल्की है। चलिए, वॉल्केनिक इरप्शंस, जिसके अंदर जनरली हम देखेंगे कि उसमें एक्टिव भी है, डॉर्मेंट भी हैं, और उसमें एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी है। और इथोपिया का जो वॉल्केनो हाल ही में इरप्ट हुआ है, इसका अच्छा खासा एग्जांपल है। ड्रिलिंग वाला जो प्रोजेक्ट है जो कि साइबेरिया में चल रहा है, 20 किलोमीटर तक हो चुका है, उसके बाद का इनफ नहीं है, ठीक है। और तीसरा है माइनिंग, जो कि जोहानिसबर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर तक की हो चुकी है। और ये मान लीजिए कि वहाँ भी उसके अलावा उसके बाद भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर ये हमारे सामने डायरेक्ट सोर्सेस थे, तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में आप देखेंगे, इनडायरेक्ट सोर्सेस में आप देखेंगे कि कैसे इस चीज को, हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स में आप देखिए कि यहां पर 3 चीजें होती हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान से देखना, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डेंसिटी। इसको कैसे आप समझ सकते हैं? देखिए, टेम्परेचर का मतलब ये होता, कहा जाता है कि अप टू, जैसे कि आप नीचे 32 मीटर तक जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, कम हो जाता है। ये एक जनरली एक आइडिया है, कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन ये वेरी कर रहा है। ये जो चेंज ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर है, जो चेंज हो रहा है, ये एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली इसी रेट से चेंज होगा। ये बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, किस लिए बदल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है, अगर पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर अभी फिलहाल 15 डिग्री सेल्सियस है, तो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इक्वल टू सन सरफेस, आप ऐसा मान लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये इन चीजों को समझिए, लेकिन ये वेरी कर रहा है। ऐसा ही जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है, और डेंसिटी डिपेंड करता है कंपोजिशन पर और स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, किस प्रकार की बनी है। आयरन कंटेंट ज्यादा है तो डेफिनेटली डेंसिटी भी ज्यादा होगी। चूंकि हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के गर्भ का जो हिस्सा है, जिसे जनरली कोर कहते हैं, अब कोई भी चीज ऊपर उछाली धरती पर वापस आनी है, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला हिस्सा का जो ग्रेविटेशन है, जो पुल पावर है, बहुत ज्यादा है। तो ये भी आप देखिए कि डेंसिटी, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा है, तो ऊपर ज्यादा क्यों नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे सवाल हैं कि सारी की सारी डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी कोर में ही क्यों पाई जाती है, ठीक है, क्रस्ट में क्यों नहीं पाई जाती, मेंटल में क्यों नहीं पाई जाती है। तो ये दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और चेंज हो रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज का बहुत बड़ा, ठीक है, एक क्वेश्चन है। और इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे एक साधारण और एक बहुत ही मजेदार मैप्स के साथ। इसके बाद आता है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। देखिए, ग्रेविटी भी वेरी कर रही है, जैसे इक्वेटर पर कम है और पोल पे ज्यादा है, ग्रेविटी भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नजर आती है, एक ये ले लीजिए, मेटियोर भी, मेटियोर, ठीक है, मेटियोर है जो भी है। मेटियोर का मतलब क्या है? देखिए, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी, ठीक है, प्लैनेट्स हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं या फिर रॉक बॉडीज हैं जो घूम रही हैं बेवजह, और कभी कभी वो ड्यू टू अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री भी कर जाती हैं, और कभी कभी वो पृथ्वी पर आकर गिर भी जाती हैं।
हालांकि हमारा जो थिक एटमॉस्फेयर है ड्यू टू फ्रैक्शंस उसको जला देता है, जो रात में जलते हुए तारे हमें नजर आते हैं एक्चुअल में वो मेटियोर ही हैं। क्या है? मेटियोर हैं। तो ये मेटियोर भी हमारे पास एक इनडायरेक्ट सोर्सेस के रूप में नजर आता है, क्योंकि हम अच्छी तरह ये समझना भी चाहिए हमें कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं उसमें इसके जैसे कण, इसके जैसे रॉक्स भी शामिल है, जिसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि रॉक्स कितना पुराना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है। उसी के आधार पर अर्थ के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। लास्ट वन है सिस्मिक वेव। क्या है दोस्तों? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बढ़िया शानदार, मतलब एक शानदार एक एविडेंस है। ठीक है, क्या है? एविडेंस। सिस्मिक वेव्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एविडेंस है। क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल एविडेंस है। इस एविडेंस को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जनरली अगर आप कभी वेव्स को स्टडी करते हैं तो उसमें सरफेस वेव और बॉडी वेव्स को काउंट हम करते हैं। ये बॉडी वेव्स के आधार पर इसका मतलब बॉडी वेव्स के अध्ययन के आधार पर हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहा होगा। बॉडी वेव्स के अंदर जनरली आप देखेंगे प्राइमरी वेव्स को स्टडी किया जाता है, जिसको जनरली पी वेव्स भी कहते हैं। दूसरा है एस वेव, जिसको हम जनरली सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स। अब इन दोनों को समझने के लिए आप देखिए कि जो प्राइमरी वेव्स है एक्चुअल में ये, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्या है ये? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। इसके अलावा जो सेकेंडरी वेव है, ठीक है, सेकेंडरी वेव, इसे जनरली ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आप देखिए कि जब भी कहीं अर्थक्वेक आता है एग्जैक्ट उसके नीचे एक होता है हाइपोसेंटर, जिसको जनरली हम कहते हैं फोकस सेंटर, और जस्ट हाइपोसेंटर फोकस सेंटर के ऊपर होता है एपीसेंटर। यहां सबसे पहले अर्थक्वेक महसूस किया जाता है, और ये जो पहली जो वेव है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल के जहां से ओरिजिन होता है जस्ट उसके ऊपर एग्जैक्ट दिखाई देती है, इसे जनरली पी वेव्स हम कहते हैं। क्या कहते हैं? पी वेव्स। इसके बाद जो जनरेट होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एस वेव्स। क्या कहते हैं दोस्तों? एस वेव्स। एंड आप ध्यान से रखना कि ये दोनों जो वेव्स हैं ये वाइब्रेट करती हैं। क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। किसके साथ? पार्टिकल्स के साथ। इनके आधार पर हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं या एक आइडिया हमें मिल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ किस तरह से रही होगी। जैसे सोर्स बताते हैं कि जब भी प्राइमरी वेव्स की बात होती है तो उसके बारे में कहा जाता है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से होकर आसानी से चल सकती है। सेकेंडरी वेव्स के बारे में कहा जाता है ये केवल सॉलिड से ही पास ऑन हो सकती है, यानी कि सॉलिड से, है ना। अब इन्हीं चीजों के अध्ययन के आधार पर बहुत सारी चीजें हमारे सामने आज मौजूद हैं। जैसे पूरे इंटीरियर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट तरह की लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें सबसे शानदार बात जो सिस्मिक वेव से समझ निकल कर आती है वो ये है कि पी वेव्स ट्रेवल कर सकती है अप टू द कोर, फ्रॉम द टॉप पॉइंट, सरफेस से लेकर कोर तक वो ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो एस वेव है वो सिर्फ ट्रेवल करेगी अप टू 2900 किलोमीटर, यानी कि एट द एंड ऑफ द मेंटल बॉर्डर, यानी कि वो कोर में ट्रेवल नहीं करती है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे सवालों को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा। क्या? कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं अभी हमारे पास जो पृथ्वी है वो मोनोलिथ है या नहीं है? मोनोलिथ। देखो भाई सिंपल सी बात है, अभी के स्टडी के आधार पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो पृथ्वी का जो सेगमेंट है वो मोनोलिथ नहीं है। मोनोलिथ मतलब होता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी एक ही चट्टान हो या एक ही प्लेट हो या एक ही सेगमेंट हो, लेकिन हमें तो ये सेगमेंट एक डिफरेंट तरह से टूटा हुआ नजर आता है। क्या? एक टूटा हुआ नजर आता है। गेटिंग माय पॉइंट्स? अब इसको समझना कि जब पृथ्वी मोनोलिथ नहीं है तो हम इसमें और बेहतर तरीके से क्या चीजें समझ सकते हैं। अब यहां देखिए
कि जब पृथ्वी के इंटीरियर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की भी हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? स्कॉलर्स की भी हम बात करते हैं। इनमें सबसे फेमस स्कॉलर जो हैं वो है लाप्लास। क्या है? लाप्लास। ये लाप्लास वही हैं जिन्होंने, ठीक है, जो कांट थे, इनके गुरु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या इनके आदर्श, कांट का जो थ्योरी था इनको मॉडिफाई इन्होंने किया था। क्या था? कांट की जो थ्योरी थी उसको मॉडिफाइड किया था। किसने? लाप्लास ने। और लाप्लास की वो जो फेमस थ्योरी थी उसे हम कहते हैं नेबुलर थ्योरी। क्या कहते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या है बच्चों? नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस क्यों सबसे ज्यादा डिस्कस में, मतलब सबसे पहले मैं नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सबसे पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने ये बात बताई थी कि जो अर्थ है, क्या है, जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? डिफरेंट लेयर से बनी हुई है। डिफरेंट लेयर्स, ये लेयर्स हो सकता है कुछ अलग तरह से आपके सामने मौजूद हो सकता है ये सियाल के रूप में मौजूद हो, या सीमा के रूप में मौजूद हो, या फिर नीफे के रूप में मौजूद हो। अगर ये नहीं है तो हो सकता है वो क्रस्ट के रूप में मौजूद हो, वो मेंटल के रूप में मौजूद हो, ठीक है, या वो कोर के रूप में मौजूद हो। आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है आगे बताएंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी जिसने ये कहा कि हाँ, पृथ्वी जो है वो डिफरेंट तरह की लेयर से बनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इसका ठोस लेयर है तो इसके ऊपर एक लेयर और है, इसके ऊपर एक लेयर और है, और इस तरह से एक लेयर और बन जाती है। ये सारी की सारी चीजें हैं। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो फर्स्ट स्कॉलर कौन था जिसने लेयर के बारे में चर्चा की थी? दैट वाज लाप्लास। लाप्लास कौन था? जिसने कांट का जो गैसियस थ्योरी था उसको मॉडिफाइड करके अपनी फेमस थ्योरी नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। और ये नेबुलर क्या है? नेबुला क्या है? नेबुला एक्चुअल में ये डस्ट हैं। क्या है? डस्ट के क्लाउड्स हैं, डस्ट क्लाउड्स हैं ये, ठीक है, जो ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किसी तरह से वो इकट्ठा होकर ब्रह्मांड का निर्माण करने लगे या सोलर सिस्टम का निर्माण करने लगे। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसके अलावा एक चीज और याद करना आप, ठीक है, जो आपके एग्जाम से जुड़ा हुआ है, वो है एडवर्ड स्वेस। क्या है दोस्तों? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 4 लेयर्स की बात की थी। किसकी बात की थी? 4 लेयर्स की। 4 लेयर्स में इन्होंने मेनली जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा सियाल, सीमा और निफे। इसका मतलब ये था कि इन्होंने कहा कि जो टॉप पार्ट है अर्थ का, वो सिलिकॉन एल्युमिनियम से बना है, जो मिडिल पार्ट है वो सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है, और जो सबसे लास्ट का पार्ट है, जो सबसे भारी है, वो निकिल और फेरिक से बना हुआ है। गेटिंग द पॉइंट्स? तो ये बेसिक से फंडा इन्होंने वहां पर दिए थे। अब इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि इनकी जो फेमस थियरी थी, इस फेमस थियरी को किसने एक्सेप्ट किया था? एक्सेप्टेड एंड यूज्ड बाय अल्फ्रेड, क्या है? यूज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर की बहुत फेमस थियरी है। क्या है? फेमस थ्योरी है, और ये थ्योरी काफी चर्चा में है, और चर्चा में थी नहीं, चर्चा में रही, ठीक है। और ये फेमस थ्योरी का नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912। तो इन्होंने इनके आइडिया को एक्सेप्ट किया था। यहां से 2 कंसेप्ट समझना। वो कंसेप्ट ये था कि इन्होंने कहा कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। इसका मतलब ये था, इन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट ओशन पर फ्लोट कर रहा है या तैर रहा है। अभी कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये बात कही गई है। अब यहीं से हमारा जो पॉइंट है वो आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। बात समझ में आ रही है? अब यही से हम निकालते हैं आगे की चीजें और समझते हैं कि कैसे एडवर्ड स्वेस की बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही इसके बाद एक थ्योरी आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने ये साफ कर दिया, ये साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड अदर इंपॉर्टेंट एविडेंस, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में बांट दिया।
किसमें बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहला भाग था केमिकल डिफरेंशिएशन। और दूसरा पार्ट है मैकेनिकल डिफरेंशिएशन। केमिकल डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कोर। सबसे पहले इन्होंने बताया, एक सेकेंड बच्चों, यस, केमिकल डिफरेंशिएशन में इन्होंने कहा क्रस्ट, द टॉप एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। दूसरा इन्होंने नाम दिया मेंटल। तीसरा था कोर। क्या था? कोर। ऐसे ही इन्होंने मैकेनिकल डिफरेंशिएशन में कहा कि जो टॉप पार्ट था उसे जनरली हमने कहा लिथोस्फेयर। क्या था? लिथोस्फेयर। जो इससे नीचे वाला पार्ट था उसको इन्होंने कहा एस्थेनोस्फेयर। इसके लास्ट वाला पार्ट था इन्होंने कहा मेसोस्फेयर, और लास्ट वन इज बैरिस्फेयर। गेटिंग द पॉइंट्स? अब देखेंगे कि इन्होंने मैकेनिकल डिफरेंशिएशन में 4 डिवीजन किए, जिसमें पहला है लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और बैरिस्फेयर। ऐसे ही केमिकल डिफरेंशिएशन में इन्होंने कहा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसको कैसे आप समझेंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश हम करते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ध्यान से देखना, जब इन्होंने केमिकल डिफरेंशिएशन की बात कही, किसकी बात कही? केमिकल डिफरेंशिएशन की। इस केमिकल डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो था क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये एक अपर पार्ट है। क्या है? अपर पार्ट। अपर पार्ट है, थिन है, ठीक है, और इसका जो है लेस डेंसिटी है। क्या है? लेस डेंसिटी है। और जो सिलिकेट है, सिलिकेट मटेरियल से ये बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिलिकेट मटेरियल से, या मिनरल्स भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ इस क्रस्ट में जो मैक्सिमम आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो यानी कि क्रस्ट का है और इसके साथ साथ इसमें अपर मोस्ट पार्ट है, थिन भी है और लेस डेंसिटी है इसकी, सिलिकेट मटेरियल से मिलकर ये बना हुआ है, और इसमें मैक्सिमम आपको दिखाई देगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन जैसे तत्व हैं। तो क्रस्ट क्या है कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अब कुछ इस तरह से भी देखिए कि एक इसमें नजर आता है मेंटल। क्या नजर आता है? मेंटल। इस मेंटल में भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखें तो पता चलता है कि ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। और ये बेसिकली FMS, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा मैफिक रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। क्या है? अल्ट्रा मैफिक रॉक से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि करीब करीब अगर पूरे अर्थ का वॉल्यूम आप देखें तो करीब करीब 44% के साथ ये जाता है, और अगर मास इसका देखें तो करीब करीब 67% इसका पूरा अर्थ का मास है। इसके बाद जो आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे हम जनरली कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। कोर के बारे में इन्होंने कहा है कि कोर के 2 डिवीजन है, कि अपर डिवीजन यानी कि अपर कोर, एक है लोअर कोर। अब जो अपर कोर है उसको ध्यान से देखना, उसमें समझ आएगा आपको कि जो अपर कोर वाला एरिया है, खासकर मैं यहां से बता दूं कि जो अपर कोर है और ये जो लोअर कोर है, इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि जो अपर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है ये ओनली लेयर। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका
कि पूरे के पूरे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में केवल अपर लेयर ऐसी एक लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अभी लिक्विड फॉर्म में क्यों है? ड्यू टू सिलिकेट इम्प्योरिटीज। क्या है? सिलिकेट इम्प्योरिटीज की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में है। गेटिंग द पॉइंट्स? इसके बाद कहा जाता है लोअर कोर। लोअर कोर ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। मेनली आप देखेंगे ये निकेल और आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, निकेल, और यहां पर एकदम प्योर, ठीक है, जो सिलिकेट मटेरियल है वो आपको नजर आएगा, सिलिकेट मटेरियल्स। इसके अलावा इस चीज में आप देखेंगे कि यहां पर एक तरह से जो कॉन्वेक्शन करंट्स होती हैं, क्या होती हैं? कॉन्वेक्शन करंट्स यहां पर जनरेट होती हैं। क्या होती हैं? जनरेट होती हैं यहां से। अब जब भी कॉन्वेक्शन करंट की बात आएगी तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि स्टेबलाइज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अगर मैं स्टेबलाइज की जगह यहां लिख दूं कि जनरेट, क्या कर दूं? जनरेट, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर एक चीज और है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको यहां नजर आएगा, मैक्सिमम प्रेशर आपको यहां नजर आएगा, और मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो भी आपको यहां पर दिखाई देगी। ये बेसिक से डिफरेंसेस है। अब ये सारी चीजें अगर हमें एक मैप में मिल जाएं, अगर ये सारी चीजें अगर हमें एक मैप में मिल जाएं तो मजा आ जाएगा भाई। कितना मजा आएगा भाई समझने के लिए। तो इन सारी चीजों को अब हम एक मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के थ्रू, कि कैसे हम इन चीजों को सबको याद कर सकते हैं। पहली चीज आप याद कीजिए कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने कहा था कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, यानी कि कॉन्टिनेंट ओशन पे तैर रहे हैं। बेसिकली कॉन्टिनेंट जो ग्रेनाइट से मिलकर बने हैं, जो डेंसिटी में हल्के होते हैं। ओशंस जो हैं वो बैसाल्ट से मिलकर बने हैं, ठीक है, जिनका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। गेटिंग द पॉइंट्स? अब ये कल्पना, ये विचार, ठीक है, ऑलमोस्ट चलता रहा जब तक पूरी दुनिया में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जन्म नहीं हुआ। इवन अल्फ्रेड वैगनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया एडवर्ड स्वेस के कॉन्सेप्ट को कि भाई हाँ, आप जो कह रहे हैं कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, ऐसा पॉसिबल है। उन्होंने कहा कॉन्टिनेंट जो तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो ओशन पे ही है। ये बात तो है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं वैगनर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जनरली वैगनर की दो ही बातें, मतलब वो स्टडी जो करना चाहता था बेसिकली ये समझना चाहता था कि अतीत में अर्थ का क्लाइमेट कुछ किस तरह से रहा है। अगर मैं कॉन्टिनेंट को स्टेबलाइज मान लूँ, स्टेबल मान लूँ, तो स्टेशनरी मान लूँ, तो या तो फिर क्लाइमेट चेंज होता रहा है या वो मूव हुआ है। जहाँ इक्वेटर है या जहाँ ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ कभी टेम्परेट था या कुछ भी ऐसा ही। अगर मैं क्लाइमेट को स्टेबल मानूँ, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर एरियाज को, डेफिनेटली फिर ये फ्लोट हुआ है, ये मूवमेंट हुआ है। यही पूरा उसका स्टडी का सेंटर था, उसका कोर सास था। अब उन्होंने इन चीज़ों को कैसे समझा? चूँकि वैगनर ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई सियाल सीमा में तैर रहा है। अब यहाँ से कहानी बदल जाती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी गिवन और प्रोपाउंडेड बाय नंबर ऑफ स्कॉलर्स, जिसमें विल्सन भी है, मैकेंजी भी है, पार्कर भी है। इन्होंने ये बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं सियाल सीमा पे तैर रहा है, कॉन्टिनेंट ओशन पे तैर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ओशंस, ठीक है, और कॉन्टिनेंट एक का ही पार्ट है। ओशन और कॉन्टिनेंट एक चीज का ही पार्ट है, और वो है लिथोस्फेयर। क्या है? लिथोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर हमारे सामने प्लेट्स के रूप में मौजूद है, और ये प्लेट्स एक सेगमेंट के रूप में मौजूद है। कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं। और ये लिथोस्फेयर, ये सारा लिथोस्फेयर, ठीक है, जो सेगमेंट, जो ब्रेक किया हुआ है, टूटा हुआ है, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के रूप में, ये एस्थोनोस्फेयर के ऊपर मूव ऑन कर रहा है। कुछ इस तरह से समझिए आप इसे। अगर यहां पर यह बताया गया है कि ये लिथोस्फेयर क्या है, एक प्लेट है, एक सेगमेंट है। अभी मैंने कहा था कि पृथ्वी कोई एक मोनोलिथ नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स में बिखरा हुआ है, डिफरेंट तरह के सेगमेंट में। हो सकता है ये सेगमेंट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो,
ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो, ये अफ्रीकन प्लेट हो, ये अंटार्कटिक प्लेट हो, ये पैसिफिक हो, यूरेशियन प्लेट हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट हो, है ना। ये सारी प्लेट्स का मूवमेंट चल रहा है, कुछ नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन मूव ऑन चल रहा है इनका। गेटिंग द पॉइंट्स। अब ये सारे के सारी जो हैं एक तरह से ये एस्थेनोस्फीयर पर मूव ऑन कर रही हैं। एस्थेनोस्फीयर डक्टाइल फॉर्म में है, किसमें है? डक्टाइल फॉर्म में है, या इसको आप समझ लीजिए, आसान भाषा में समझ लीजिए तो प्लास्टिक फॉर्म में है। अभी जो एस्थेनोस्फीयर है इसको भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आने वाले समय में, कि जब हम एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं दैट इज इन शेप इन प्लास्टिक, डक्टाइल, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर जैसे हमने मेंटल का जिक्र किया, अगर मैं मेंटल्स के बारे में कहूं कि अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, यानी कि जो मेंटल का सबसे ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर का पार्ट, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर है। और एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही सारा मूवमेंट हो रहा है। ये जो लिथोस्फीयर है, इसी लिथोस्फीयर पर ओशंस बने हैं और कॉन्टिनेंट बने हैं। अब कुछ इस तरह से एक डायग्राम आपके सामने निकल कर आएगा, इसको देखना आप। इसको देखना यहां से, ये कुछ इस तरह से हमें नजर आता है, ये ठीक। अब यहां मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक। ये जो टॉप पार्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। क्या है दोस्तों? लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर जो है ये मैकेनिकल कंपोजिशन का, ये मैकेनिकल कंपोजिशन है। इसके आधार पर इसके भी कुछ डिविजन्स किए गए हैं, इसके भी कुछ डिविजन्स किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं, उनको कुछ नए एविडेंस मिले। उन्होंने कहा कि ये जो एक इंटीरियर स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, एक्चुअल में ये कंटिन्यू नहीं है, एक्चुअल में ये कंटिन्यू नहीं है, ये डिसकंटिन्यू है। यानी कि ये एक खास एक, ठीक है, गहराई के बाद वो बिल्कुल लेयर अलग हो जाती है, ये डिसकंटिन्यू है। अब इसी डिसकंटिन्यूटी के आधार पर आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट, जिसे इधर साइड में मैकेनिकल कंपोजिशन के आधार पर लिथोस्फीयर कहा गया और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्रस्ट कहा गया। क्या कहा गया? क्रस्ट। ये क्रस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं अपर क्रस्ट और नीचे कहते हैं लोअर क्रस्ट। गेटिंग द पॉइंट्स? ऐसे ही इन्होंने, ठीक है, कुछ इस तरह से कहा कि ये जो बीच वाला पार्ट था, जिसको जनरली हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मेंटल। क्या कहा? मेंटल। कहा ये मेंटल भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है अपर मेंटल और ये है लोअर मेंटल। गेटिंग द पॉइंट्स? इसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसे जनरली हमने अभी थोड़ी देर पहले कोर कहा था, क्या कहा? कोर। ये कोर भी कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। क्या? आउटर कोर या अपर कोर, और ये इनर कोर या लोअर कोर। गेटिंग द पॉइंट्स? इन्होंने कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। अब आप इस चीज को देखेंगे कि इसमें एक बेसिक सा फंडा ये है कि इन्होंने जो कंप्लीट मेंटल था उसको भी इन्होंने एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन्होंने कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो चीजें थी सारी की सारी अब हमें नजर आती हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो पार्ट था, ठीक है, इसको हमने कहा था अभी मेसोस्फीयर। क्या कहा था? मेसोस्फीयर। और ये जो पार्ट था इसको हमने कहा था बैरिस्फीयर। क्या कहा? बैरिस्फीयर। और इसका जो टॉप पार्ट था इसे हमने कहा था एस्थेनोस्फीयर। क्या कहा हमने? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसको यहां से फिर से देखना। अब क्या था कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बने हैं, यानी कि अपर कोर और लोअर कोर को अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली उसका नाम है कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। क्या है? कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। लोअर कोर और अपर मेंटल को कोई डिस्कनेक्ट कर रहा है, उसे कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी।
क्या कहते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रही है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला कोई एक जो लाइन है डिसकंटिन्यूटी है उसे कहते हैं रैपिडी। क्या है, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद लोअर मेंटल और अपर कोर को जो अलग कर रहा है इसे कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और अपर कोर और लोअर कोर को जो अलग करता है उसे कहते हैं, ठीक है, लेमैन डिसकंटिन्यूटी। मैं बार बार अलग करने की बात कर रहा हूं, देखो यहां ध्यान से देखना। एक्चुअली इट वाज फाउंडेड बाय कॉनरॉड एंड लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है जहां ये ब्रेक हो जाता है, उसे मोहो ने डिस्कवर किया और इसके बीच का हिस्सा रैपिडी ने डिस्कवर किया और ये हिस्सा गुटेनबर्ग ने और लास्ट वन लेहमैन ने डिस्कवर किया था कि भाई पृथ्वी जो है आंतरिक सतह पर जाने के बाद वो एक जैसी नहीं दिखाई देती है, वो डिसकंटिन्यू है, ब्रेक है, वो लेयर्स में डिवाइडेड है। इन्हीं डिसकंटिन्यूटी को भी इनका नाम दिया गया है जो आपके एग्जाम में आता है। अब ध्यान से देखना इस चीज में कि ये जो पार्ट हमें नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, कि ये जो अपर कोर है लोअर कोर है, एग्जैक्टली इसे देखेंगे ये अप टू 100 किलोमीटर तक है। कहां तक है, अप टू 100 किलोमीटर। और ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसके बारे में कहा जाता है कि 100 से 200 किलोमीटर तक ये हमें नजर आता है। कहां तक नजर आता है, 100 से 200 किलोमीटर। इसके अलावा ये अपर मेंटल लोअर मेंटल वाला जो सीमा है ये करीब करीब 700 किलोमीटर के आसपास है। कहां पर है, 700 किलोमीटर। और ये लोअर मेंटल और अपर कोर का जो सीमा रेखा है ये करीब करीब कहा जाता है 2900 किलोमीटर के आसपास है। और अपर कोर और लोअर कोर का ये करीब करीब 5100 किलोमीटर के आसपास है। और लास्ट वन रैंडम फिगर बता रहा हूं आपको मैं, वो 6400 किलोमीटर के आसपास है। क्या है, 6400 किलोमीटर के आसपास है। तो ये एक पूरा फंडा हमारे सामने निकल कर आया। एक तो इनका जो थिकनेस है वो कितने किलोमीटर तक का है, इनका एरिया कितने तक का है, 700, 2900, 3100, 6400। इसके अलावा कितनी डिसकंटिन्यूटी हमारे पास है, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास है। इसके अलावा एक जो क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में आता है वो ये है कि इनसे जुड़ी हुई डेंसिटी, यानी कि अगर मैं क्रस्ट की मैं बात करूं या टॉप मोस्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें सबसे कम आपको देखेंगे कि यहां पर सबसे कम डेंसिटी आपको नजर आती है, सबसे कम डेंसिटी। और जो बीच वाला पार्ट है जनरली इसे मेंटल हम कहते हैं, यहां करीब करीब डेंसिटी बढ़ जाती है और करीब करीब 5.5 तक वो जाती है, और 5.5 तक वो जाती है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं कोर, ये करीब करीब 13.7, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक ये पहुंच जाती है। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि किस तरह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, गहराई में जाने पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, कि इधर देखिए आप कि जो टॉप मोस्ट पार्ट है, यानी कि जैसे ही आप क्रस्ट को क्रॉस कर देते हैं, यहां तक आ जाते हैं, करीब करीब कहा जाता है यहां तक पहुंचते के साथ ही टेम्परेचर हो जाता है 1100 डिग्री सेल्सियस। क्या, 1100 डिग्री सेल्सियस। और करीब करीब यहां तक आते आते ये करीब करीब 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही आप एंड पॉइंट पर जाते हैं तो ये करीब करीब 5000 से लेके 5500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट्स। तो ये बेसिक से फंडा है, ये सारे के सारे बेसिक से फंडे हैं, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से कैसे निकल कर आए हैं और हमें इन्हें कैसे समझना है। ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में टूटा हुआ है जिन्हें हम जनरली प्लेट्स कहते हैं। और इस पर जो ओशंस आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये ओशन वाला है और ये कॉन्टिनेंट है। एक्चुअल में ये एक ही चीज है, ये अलग अलग चीज नहीं है कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, ये कॉन्सेप्ट अब रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लिथोस्फीयर है जिस पर जनरली, ठीक है, ओशंस और कॉन्टिनेंट बने हैं। इनका अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वो कहते हैं कि भाई जो लाइट, ठीक है, चट्टान, जैसे ऐसी चट्टान है जिनकी डेंसिटी कम थी, ठीक है, उनसे कॉन्टिनेंट बने, और ऐसी चट्टानें जिनकी घनत्व ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी, उनसे, ठीक है, एक तरह से ओशंस का निर्माण हुआ। कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जब पृथ्वी बन रही थी, आग का तप्त गोला था, जो भारी तत्व वाली चट्टानें थी वो जल्दी नीचे बैठ गई, और जो कम घनत्व वाली चट्टानें थी, जो कम घनत्व वाले तत्व थे वो ज़्यादा ऊंचाई तक बने रहे, जनरली जिन्हें हम आज कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ये ओशन और ये कॉन्टिनेंट एक ही हिस्सा है, एक ही पार्ट है, जिसे जनरली लिथोस्फीयर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप इसे क्रस्ट कह रहे हैं। तो ये अलग अलग नहीं है,
तो कंप्लीटली इससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, चाहे एडवर्ड स्वेड का हो, जेफरी का हो, सबके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। अभी फिलहाल सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज हमारे सामने ही मौजूद हैं। बात मेरी समझ में आ रही सभी को, आई होप सो। तो ये आप देखना कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक और क्वेश्चंस मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आउटर कोर है, क्या है? आउटर कोर है। इस आउटर कोर के बारे में समझना आप कि ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि पूरे इंटीरियर स्ट्रक्चर में सिर्फ यही एक ऐसी लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है तो डेफिनेटली आप देखेंगे ये जो लोअर कोर है, ये वाला हिस्सा, ये निकिल और आयरन से बना हुआ है डेफिनेटली, और ये हैवी मेटल से बना हुआ है, हैवी सिलिकेट मेटल से बना हुआ है, जिसका अपना, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? अपना मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज होता है। अभी मान लीजिए अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये स्टेबलाइज कर रहा है तो यहां से कुछ करंट्स निकलती हैं जिसे हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट्स। ठीक है, अल्फ्रेड स्वेस और, ठीक है, मतलब आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कन्वेक्शन करंट यहाँ से निकलती हैं, ये कन्वेक्शन करंट्स बाईपास होती हैं यहाँ से, फिर यहाँ से सीधा ऊपर तक जाती हैं और जाने के बाद सीधा, ठीक है, लिथोस्फीयर से टकराती हैं। अब इसमें दो चीज समझने वाली हैं। अगर कन्वेक्शन करंट यहाँ से ऊपर आ रही हैं तो डेफिनेटली अब क्या होगा, दो चीजें देखना। अभी हमने देखा जो एस्थेनोस्फीयर है वो डक्टाइल फॉर्म में है, प्लास्टिक फॉर्म में है, ना तो ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, बीच का फॉर्म है, और इसके ऊपर एस्थेनोस्फीयर टिका हुआ है जहां से मूवमेंट शुरू होती है। एस्थेनोस्फीयर के बारे में कहा जाता है कि ये सोर्स ऑफ मैग्मा है, यहां से मैग्मा निकलता है, बहुत बड़ी तादाद में मैग्मा है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये जो कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ गई, बताते हैं कि इसके जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है। अब यहां से देखिए आप, कुछ इस तरह से। अगर डेफिनेटली ये कन्वेक्शन करंट्स कुछ इस तरह से जा रही हैं और ये प्लेट्स कुछ हमारे सामने ऊपर से हैं, तो डेफिनेटली ये प्लेट्स क्या करेंगी? एक दूसरे से दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का निर्माण करेंगी, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का निर्माण करेंगे। अब कल्पना करो कि ये जो कन्वेक्शन करंट है, अगर ये कुछ इस तरह से चल जाए, यानी कि कुछ इस तरह से चल जाए, ठीक है, ये कुछ इस तरह से चल जाए और यहाँ पर कुछ इस तरह से चीजें आ जाएं, तो आप देखेंगे कि दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। अब क्या टकराएंगी? दो प्लेटें आपस में टकराएंगी। अगर दो प्लेटें आपस में टकराएंगे तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का निर्माण करेंगी, यानी कि टकराने के बाद हो सकता है दो प्लेटों का डिस्ट्रक्शन हो, और ये जो टकराएंगी तो डेफिनेटली इनके टकराने से माउंटेन्स का निर्माण होगा, डेफिनेटली होगा। और ये जो प्लेट दूर जा रही थी इनसे, एक तरह से ट्रेंचेस, नई क्रस्ट का निर्माण होगा। मिड अटलांटिक ओशनिक रिज इज अ परफेक्ट एग्जांपल, एंड हिमालय, रॉकी एंडीज, इनको भी आप ले सकते हैं। तो कन्वेक्शन करंट क्या कर रही है कि इस लिथोस्फीयर को मूव ऑन कर रही है, और ये लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेप्थ को लेकर बात की जाती है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में रैपिडिटी को लेकर बात की जाती है, आपके एग्जाम में डेंसिटी को लेकर बात की जाती है, आपके एग्जाम में टेम्परेचर को लेकर बात की जाती है, और आपके एग्जाम में, ठीक है, इनका जो रोल है उसको लेकर बात की जाती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एस्थेनोस्फीयर एंड अपर कोर एंड लोअर कोर। इसको समझना पड़ेगा आपको, यहां से समझना पड़ेगा। और ये सारा का सारा जो फंडा है, ये सारा का सारा फंडा है, ये जो हमें समझ में आता है, ये आता है बॉडी वेव्स। क्या है? बॉडी वेव्स। यानी कि इस बॉडी वेव्स ने, ये जो बॉडी वेव है, ये जो बॉडी वेव्स है, जिसे जनरली हम प्राइमरी या पी वेव्स कह रहे हैं और एस वेव कह रहे हैं, इसके आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि आखिरकार यहां क्या चल रहा है। अगर डेफिनेटली डेंसिटी ज्यादा है, क्या है? डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड भी इनकी ज्यादा होगी, और डेंसिटी कम होगा तो डेफिनेटली इनकी स्पीड भी, ठीक है, डेंसिटी अगर कम है तो डेफिनेटली स्पीड भी इनकी कम होगी। ये बात आप समझ लेना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास ऑन हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास ऑन होती है। अब इसको कैसे समझेंगे आप? आपके एग्जाम के हिसाब से ये बताया जाता है कि जो पी वेव्स है, अगर पी वेव यहाँ फील किया गया है तो ये सीधा बिल्कुल लास्ट तक जाता है, ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है, अगर एस वेव यहाँ पर फील हुआ है तो ये केवल, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक ट्रेवल करेगा। यानी कि आप इस चीज को मान लीजिए कि जो P प्लस एस वेव,
ठीक है, ट्रेवल टुगेदर अप टू दी 2900 किलोमीटर। उसके बाद ये एस वेव आगे ट्रेवल नहीं कर पाती है, वो आगे मूव ऑन हो जाती है। अब इसी आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि आप देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये डक्टाइल फॉर्म में है। किसमें है? डक्टाइल फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में है। सॉफ्ट फॉर्म की वजह से जैसे यहाँ पर पी वेव और एस वेव आती हैं, वो काफी स्लो हो जाती हैं, इसीलिए इस वाले हिस्से को लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो वेलोसिटी जोन कहा जाता है। और जब मेंटल की बात होती है, खासकर लोअर मेंटल की, ये सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। तो यहां पर जैसे वेव्स पहुंचती हैं अपने मैक्सिमम स्पीड में होती हैं, यानी कि अगर ये यहां से ट्रेवल कर रही हैं तो यहां जो पहुंचती हैं सबसे मैक्सिमम स्पीड पर होती हैं, वो सबसे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सॉलिड है। यहां पर ये चट्टाने बहुत सॉलिड हैं। मैंने बताया था ना 84% वॉल्यूम, 67% मास, बहुत सॉलिड है। तो यहां पर ये वेव्स, दोनों वेव्स सबसे ज्यादा स्पीड के साथ होती हैं, जिसकी वजह से इस वाले हिस्से को कहा जाता है हाई वेलोसिटी जोन। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाई वेलोसिटी जोन। लो वेलोसिटी जोन एस्ट्रोनोस्फेयर से जुड़ा हुआ है और हाई वेलोसिटी जोन लोअर मेंटल से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इन चीजों को आप समझ सकते हैं कि कैसे यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस निकलेंगे। ठीक है, सो आई होप सो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी आने वाली क्लासेस में। ठीक है, कुछ इस तरह और इससे भी एडवांस लेवल पर आपको बताया जाएगा। जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, और जल्दी ही हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें लाने वाले हैं, और नए कोर्सेज का जो नए लॉन्च करने वाले हैं कोर्स, वो आप खबर आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और इसमें सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।